काशी कॉरिडोर जैसा बनेगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर। सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में वादों को किया पूरा। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास। हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर समेत पर्यटन और धार्मिक विकास पर 680 करोड़ की मंजूरी। पटना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विस्तार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें सरकार की प्राथमिकताओं में अहम माना जाट की मीटिंग में सम्राट चौधरी ने लोगों से किए वादों को भी एक तरह पूरा करने का काम किया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार सरकार काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर ही बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास करेगी। अब उनकी पहली कैबिनेट में ही इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। हरिहरनाथ मंदिर का होगा कॉरिडोर विकास। सम्राट कैबिनेट ने सारण जिले के बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर के समग्र विकास को मंजूरी दी है। इस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 680 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत मंदिर परिसर के आसपास बुनियादी ढांचे, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य किए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीन हस्तांतरण। इसके अलावा सरकार ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इस जमीन पर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। पहली कैबिनेट में 22 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर। कैबिनेट बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें कई विभागों से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों को बिहार में धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इस फैसले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार इसी एजेंडे पर काम करती है कि जनता से किए वादों को पूरा किया जाए। सीएम सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि बिहार सरकार बाबा हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित करेगी, अब उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में ही अपने वादे पर मुहर लगा दी है। पटना के पुनपुन इलाके में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 287.17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कृषि विभाग नए सरकारी बीज उत्पादन केंद्र बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन दी जाएगी। शहरों में मौजूद बीज केंद्रों की जमीन दूसरे विकास कार्यों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग। सामूहिक सड़क दुर्घटना को अब राज्य की विशेष आपदा माना जाएगा। ऐसी दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को सरकार आर्थिक मदद देगी। आपदा प्रबंधन विभाग 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं के मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सहयोग हेल्पलाइन शुरू करने के लिए सरकार ने 72.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सिविल विमानन विभाग सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए हवाई अड्डे विकसित करने की योजना के लिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। इसके लिए 5.06 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल संसाधन विभाग बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फुट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग कैमूर जिले की गंगाजल सिंचाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश में करीब 5.86 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए 873.60 एकड़ गैर वन भूमि पर्यावरण विभाग को दी जाएगी, ताकि वन भूमि के बदले उसका उपयोग किया जा सके।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 1.35 एकड़ सरकारी जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी। पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 7 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। बेगूसराय में NIFT संस्थान खोलने के लिए 20 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को मुफ्त में दी जाएगी। पीएम मोदी के झालमुड़ी वीडियो में ऐसा क्या था जो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा? 10 रुपए की झालमुड़ी और करोड़ों व्यूज। पीएम मोदी की डिजिटल बादशाहत और वर्षों की सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक। समझिए उस सोच को जो झालमुड़ी वीडियो के वायरल होने के पीछे काम कर रहा होता है। बीते 2 दिनों के दौरान बहुत संभव है कि आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वो सड़क किनारे एक दुकान से झालमुड़ी खरीदते और खाते दिख रहे हैं। पीएम मोदी का झालमुड़ी खरीदने और खाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे 24 घंटे में 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और गूगल सर्च ट्रैफिक में 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये वीडियो 19 अप्रैल 2026 का है। पीएम पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान उस दिन 4 रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान पश्चिम बंगाल के झारग्राम में उन्होंने एक रणनीतिक ब्रेक लिया। ये चुनाव प्रचार और आमजनों से जुड़ने का उनका एक पुराना तरीका रहा है। ये हमेशा कारगर रहा है और इस बार भी वही हुआ। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 12 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे देखा, लाइक और शेयर किया है। ये संख्या इतनी इसलिए भी अहम है कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में वोटर्स की संख्या इससे कहीं कम है। राजनीतिक आलोचना। बेशक झालमुड़ी वाले वीडियो को लेकर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की। ममता बनर्जी ने इसे ड्रामा बताया और साथ ही यह भी पूछी कि अगर यह पहले से तय नहीं था तो वहां एक से भी अधिक कैमरे कैसे मौजूद थे। राजनीतिक छींटाकशी अपनी जगह पर। चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी और राजनीतिक शैली को गहराई से समझें तो एक बात साफ दिखती है। उन्हें अलग अलग राज्यों की संस्कृति, खान-पान, समस्याओं, स्थानीय मुद्दों और सांस्कृतिक मान्यताओं की गहरी समझ है। झालमुड़ी बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड समते देश के कई अन्य हिस्सों में खाई जाती हैं। बंगाल में यह काफी लोकप्रिय स्ट्रीट फूड में आता है। स्थानीय लोगों से पीएम मोदी का जुड़ाव। पीएम मोदी अक्सर जिस राज्य में जाते हैं, वहां के स्थानीय खान-पान का आनंद लेते हैं। इससे वो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश के रूप में दिखाना चाहते हैं। केवल खान-पान तक ही नहीं, बल्कि उनके हर भाषण, बातचीत और लेखन में लगातार उस जगह से जुड़ाव का भरपूर प्रदर्शन होता है, जहां के विषय में वो अपनी बातें रखते हैं। यही वजह है कि उनका संदेश हर राज्य में अलग रंग और अलग प्रभाव के साथ सामने आता है। मोदी अपने हर चुनावी मुहिम के लिए एक रणनीति बनाते हैं। उसमें सबसे अहम होता है प्रचार कैसे और किन माध्यमों से करना है। उसमें क्या-क्या चीजें होंगी जो आम जनता को खूब पसंद आएगी। इसका लक्ष्य होता है स्थानीय लोगों से मोदी का जुड़ाव। चाहे बिहार चुनाव का प्रचार हो या फिर असम में मोदी को वहां की स्थानीय भाषा में अपना भाषण शुरू करते देखने सुनने की तो आदत से पड़ चुकी है। लेकिन उनके प्रचार शैली को समझना है तो गुजरात के दौर से ही इसे देखना होगा। पीएम मोदी की प्रचार शैली का सोशल कनेक्ट। यह घटना मोदी की चुनाव प्रचार शैली के एक जाने पहचाने पैटर्न का ही हिस्सा है, जिसे उनकी जन नेता वाली छवि गढ़ने और सीधे जनता से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक चुनावी रैलियों में दिए जाने वाले भाषणों से बिल्कुल अलग है। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के झारग्राम में सड़क किनारे रुककर स्थानीय दुकानदार से झालमुड़ी खाई। पीएम के सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसे न केवल बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, बल्कि लाइक और साझा भी किया जा रहा है। अब तक इसे देखने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है।
इसी तरह असम में जब वो चुनाव प्रचार के पहुंचे तो वहां के चाय बागानों में झूमूर नृत्य करती महिलाओं के बीच दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार की मिसाल कायम की है। नैरेटिव गढ़ने के कई उदाहरण मौजूद। 2014 के लोकसभा चुनाव में डिजिटल माध्यम के जरिए प्रचार किसे याद नहीं होगा। 2014 के चुनाव के दौरान ही जब एक तरफ अन्य दलों के नेता जगह जगह पहुंचकर प्रचार कर रहे थे, तो मोदी जनता तक पहुंचने के लिए 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में जुटे थे, ताकि कम समय में अधिक से अधिक रैलियों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। एक और देश के बाकी नेता बैनर पोस्टर से प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम को प्रचार के सबसे मजबूत हथियार के रूप में ढाल रहे थे। गुजरात के दौर से दिखता आया प्रचार का अनोखा तरीका केवल 2014 की नहीं, उसके पहले और बाद के समय में भी मोदी एक सकारात्मक सोच के साथ आधुनिक तकनीक और तरीकों के माध्यम से प्रचार करते रहे हैं। 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान भी उन्होंने प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला था। तब पोस्टर के साथ ही मोदी मास्क का आइडिया सुपरहिट हुआ था। मोदी इस मास्क के जरिए सुदूर इलाकों तक भी पहुंच गए, जहां प्रचार के लिए स्वयं पहुंचना संभव नहीं हो सका। 2007 के चुनाव में मोदी ने विकास को केवल मुद्दा नहीं, बल्कि ब्रांड बना दिया था। वाइब्रेंट गुजरात जैसे इवेंट्स चुनावी नैरेटिव बन गए थे। पहली बार किसी राज्य के चुनाव में विकास को इतनी आक्रामक ब्रांडिंग के साथ पेश किया गया। जब मोदी के 3D अवतार की हुई चर्चा ठीक 5 साल बाद हुए 2012 के विधानसभा चुनाव में सीएम मोदी का 3D अवतार आया। मोदी खुद का इंटरनेट टीवी भी लेकर आए, पर तब चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और उसे बंद करना पड़ा। 2012 में जब ज्यादातर नेता सोशल मीडिया को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तब मोदी ने ट्विटर और फेसबुक पर अपनी मजबूत मौजूदगी बना ली थी। उनके भाषणों के छोटे क्लिप वायरल होने लगे, जिससे वह सीधे युवाओं तक पहुंचने लगे। इसी 3D के नए अवतार के रूप में मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ऊधमपुर में लोगों को संबोधित किया था। मंच पर एक तरफ मोदी 3D अवतार में आते हैं, फिर सबसे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बैठते हैं और फिर घंटे भर उनका भाषण चलता है। उस दिन मोदी ने देश भर में 100 जगह एक साथ 3D तकनीक की मदद से रैलियों को संबोधित किया था। भारतीय राजनीति में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस तकनीक के इस्तेमाल ने प्रचार की सीमाएं तोड़ दीं। समय के अनुसार बदलता नैरेटिव। इसी तरह 2019 में प्रचार का फोकस सिर्फ विकास नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व पर शिफ्ट हुआ। बालाकोट जैसे घटनाक्रमों के बाद मोदी ने इस नैरेटिव को अपने पक्ष में मजबूती से इस्तेमाल किया। उनके भाषणों और डिजिटल कंटेंट में यह थीम लगातार दिखाई दी। ये वही समय था जब मैं भी चौकीदार कैंपेन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। तब लाखों की तादाद में लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया था। जब कोविड के दौरान बिहार में चुनाव हुए, तो मोदी ने वर्चुअल रैलियों का व्यापक इस्तेमाल किया। पर पारंपरिक रैलियां संभव नहीं थीं, तो उन्होंने डिजिटल माध्यमों से जनता के बीच अपनी पहुंच बनाए रखी। समय के मुताबिक खुद को ढालना उनकी रणनीति रही है। पीएम मोदी ने रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यम को भी नए तरीके से इस्तेमाल किया। मन की बात के जरिए वह सीधे जनता से संवाद करते हैं। आज जब सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है, तब शॉर्ट वीडियो और रील्स की रणनीति उनका सबसे बड़ा प्रचार हथियार बन गया है। आज के समय में उनकी टीम छोटे वीडियो, रील्स और क्लिप्स पर खास ध्यान देती है। वो रैलियों में खुद ही भीड़ के वीडियो बनाते दिखते हैं। ये कंटेंट जल्दी वायरल होते हैं और युवाओं तक तेजी से पहुंचते हैं। झालमुड़ी वाला वीडियो भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है।
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2007 और 2012 के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2025 के अलावा तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश की सांस्कृतिक विविधता की गहरी समझ वाली उनकी मजबूत रणनीति दिखती है। उनके भाषणों में हर राज्य के हिसाब से शब्द, उदाहरण और मुद्दे बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर असम में पहचान, घुसपैठ और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए उनके भाषणों में एक तरफ सड़क, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की उनके भाषणों में कहानियां होती हैं, वो भी बेहद रोचक अंदाज में बताई जाती हैं। जैसे किसी योजना का जिक्र करते समय वो केवल सिर्फ संख्या नहीं बताते, ये बताते हैं कि अमुक गांव की किसी महिला या किसान की जिंदगी में उस योजना से कैसे बदलाव आया। खासकर जब ये कहानी उसी राज्य से जुड़ी होती है, तब उसका असर भी अधिक मारक होता है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वो टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखने वाले नेताओं में से थे। डिजिटल युग में उन्होंने इस समझ को और प्रभावी बना दिया है। अब उनके हर भाषण का क्लिप, हर बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत पहुंच जाता है। इससे उनका एक स्थानीय सा लगने वाला मैसेज भी राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। साथ ही एक राज्य में कही गई बात दूसरे तक भी पहुंचती है। ऐसे में राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि और भी मजबूत होती जाती है। सैटेलाइट, डीटीएच, इंटरनेट, स्मार्टफोन, हर नई तकनीक को प्रचार के माध्यम में अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की कला के माहिर हैं। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें, उठाएंगे ये बड़ा कदम। मनीष सिसोदिया ने एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी एएपी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस संकट को लेकर अब नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं के बीच स्थिति को लेकर विचार विमर्श जारी है। शुक्रवार 24 अप्रैल को देर रात गुजरात दौरे से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मनीष सिसोदिया गुजरात नगर निगम चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने राजकोट गए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया, देर रात दिल्ली लौटने के बाद मनीष सिसोदिया एयरपोर्ट से सीधे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए। दोनों नेताओं ने आधे घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। अब आम आदमी पार्टी एएपी भी इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उच्च सदन के मुख्य सचेतक एनडी गुप्ता, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपेंगे। राघव चड्ढा, पाठक और मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की करेंगे मांग। एनडी गुप्ता की चिट्ठी में दल बदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये 3 नेता सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बाकी के 4 नेताओं को सार्वजनिक रूप से ऐसा करते नहीं देखा गया। इसलिए मुख्य सचेतक बीजेपी दफ्तर में पहुंचे तीनों सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका। एएपी सांसद संजय सिंह ने क्या कहा था? इससे पहले आम आदमी पार्टी एएपी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी घोषणा की थी कि वे राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए तीनों सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। 10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विस्तृत वर्णन है। बता दें कि राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल शुक्रवार 24 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने कहा कि आपके 2/3 से ज्यादा सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है।
राघव चड्ढा नेतृत्व में अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने आप छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी में ये दरार पिछले कई हफ्तों से पनप रही थी। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से मतभेद और भी साफ तौर से नजर आने लगा था। राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन। अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद से सियासी बवाल मच गया है। इन सब के बीच कुमार विश्वास ने महाभारत का संदर्भ शेयर कर केजरीवाल पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद से सियासी बवाल मच गया है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने वीर रस की एक कविता शेयर कर विरोधियों पर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने 4 अप्रैल को शेयर की गई अपनी एक कविता को रीपोस्ट करते हुए फिर से निशाना साधा है। विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला, कठिन व्रत द्रोण इंगित तपस्पथ चालन नहीं भूला, कुटिल लाक्षागृहों के फेर में तूनीर टांगा है, मगर शर का प्रखर हत लक्ष्य संचालन नहीं भूला। ये लाइनें कुमार विश्वास द्वारा अक्सर सुनाई जाने वाली वीर रस की कविता का हिस्सा हैं, जो महाभारत के संदर्भ में भीष्म, द्रोण और विदुर के चरित्र व संघर्ष को दर्शाती हैं। विदुर का भीष्म का पद अश्रु प्रक्षालन नहीं भूला। इसका मतलब है, जब दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया, तब विदुर ने दुखी होकर कृष्ण के चरणों को अपने आंसुओं से धोया था। कुमार विश्वास के सोशल मीडिया हैंडल से गूंजती इन पंक्तियों ने दिल्ली से पंजाब तक की सियासत में आग लगा दी। कुमार विश्वास का इस पूरे घटनाक्रम से सीधे तौर पर कोई लेना देना है या नहीं, अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। राघव चड्ढा का आप छोड़ना केजरीवाल के लिए बड़ा झटका। राघव चड्ढा का आप पार्टी छोड़ना एक राजनीतिक घटना है, लेकिन कुमार विश्वास का पोस्ट कथित तौर पर इसे एक नैतिक पतन की कहानी बना देता है। कुमार विश्वास अक्सर केजरीवाल पर तानाशाही और धोखे का आरोप लगाते रहे हैं। जिस समय आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा एकजुटता की जरूरत थी, उसी समय राघव तब चड्ढा जैसे युवा नेता का साथ छोड़ देना काल चक्र के उस प्रहार जैसा है, जिसकी चेतावनी कुमार विश्वास कई सालों से देते आ रहे थे। कुमार विश्वास का कथित तौर पर यह संकेत साफ है कि जिस पार्टी ने सिद्धांतों को ही तिलांजलि दे दी, अब उसका पतन तय है। उन्होंने इस काव्य के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि जब नेतृत्व अहंकारी हो जाता है, तो उसके अपने ही उसे ठिकाने लगाने का काम करते हैं। एएपी के किन सांसदों ने छोड़ी पार्टी? आम आदमी पार्टी के जिन राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें राघव चड्ढा के साथ साथ संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल का नाम शामिल है। हालांकि इनमें से राघव संदीप पाठक समेत 4 सांसद ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। राघव चड्ढा एएपी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। समय आने पर सीएम रेखा गुप्ता ऑन राघव चड्ढा। कटरा में सीएम रेखा गुप्ता ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आप सांसदों से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी। राघव चड्ढा और आप के 6 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविवार 26 अप्रैल को कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मीडिया ने उनसे इस सियासी घटनाक्रम को लेकर सवाल किया। इस पर सीएम ने कहा कि समय आने पर मां सबको सद्बुद्धि देती हैं, सद्मार्ग दिखाती हैं और हम मिलकर अच्छे मार्ग पर चलें और देश को आगे लेकर जाएं। माता वैष्णो देवी के दर्शन अनुभव पर उन्होंने कहा, आज मां की आराधना करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं ये समझती हूं कि देवी का आशीर्वाद हम भारतीयों के साथ, हम सब सनातनियों के साथ है। मां वैष्णो देवी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की करे, आगे बढ़े, खुशहाल हो। यही मेरी मां के चरणों में प्रार्थना थी। आपने सदस्यता रद्द करने की मांग की, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को संजय सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति से एक पिटीशन के जरिए
इन सांसदों की सदस्यता को रद्द करने की अपील की है। 24 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए आप के सांसद। गौरतलब है कि शुक्रवार 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने बड़ा ऐलान करते आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े सियासी फैसला का ऐलान किया। उनके साथ उस वक्त संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया था। मित्तल से पहले ये पद राघव चड्ढा के पास था। इस घोषणा के कुछ देर बाद ही तीनों सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों के अलावा 4 और सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, जिसकी जानकारी खुद राघव चड्ढा ने ही थी। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम सम्राट चौधरी बोले, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया, आगे मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान। बिहार न्यूज। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार गयाजी और बोधगया पहुंचे थे। उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर क्षेत्र का भ्रमण किया, फल्गु नदी तट स्थित देवघाट समेत विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया। बिहार सुशासन से चलेगा, कान खोलकर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा, उसको उठाएगी। गयाजी तो पिंडदान के लिए फेमस है। कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है। आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहेगी। ये बातें शुक्रवार 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी में कहीं। दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने मठ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का भी ऐलान किया। कहा कि मठ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान बोधगया से शुरू होगा। सीएम ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि सरकारी स्कूल में मंत्री, विधायक के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। इसके लिए अगले 2 वर्षों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन सभी मंत्री और विधायक के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार गयाजी पहुंचे सम्राट। शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया के शंकराचार्य मठ में राष्ट्रीय संगोष्ठी सह सांस्कृतिक संचेतना के तहत भारतीय परंपरा में धार्मिक समन्वय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार गयाजी और बोधगया पहुंचे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर क्षेत्र का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। फल्गु नदी तट स्थित देवघाट समेत विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया। विष्णुपद कॉरिडोर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बोधगया पहुंचकर उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद बीटीएनसी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बोधगया कॉरिडोर परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जेडीयू का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के बाद सीएम पद बीजेपी को इसलिए सौंपा गया ताकि बिहार पॉलिटिक्स। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नई सरकार को नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी प्राप्त है, जिन्होंने राज्यसभा जाने के निर्णय के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़ा। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। बीजेपी के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कई दिन बाद भी इस सियासी मसले पर चर्चा जारी है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने गुरुवार 23 अप्रैल को कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बीजेपी को शीर्ष पद इसलिए सौंपा गया ताकि अतीत में गठबंधन सहयोगी से मिले समर्थन के बदले सहयोग किया जा सके। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा, कल 24 अप्रैल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसी उद्देश्य से विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है। नई सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी। विजय कुमार चौधरी ये भी कहा, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के पास प्रचंड बहुमत है, इसलिए विश्वास मत जीतना तय है। चौधरी ने कहा कि नई सरकार को नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी प्राप्त है,
जिन्होंने राज्यसभा जाने के निर्णय के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़ा। उन्होंने कहा, राज्य की जनता ने बार बार उन पर भरोसा जताया है, इसलिए सभी निश्चिंत रहें कि नई सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी। इससे पहले प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी राज्य में सत्ता परिवर्तन से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। यह प्रक्रिया 1 महीने पहले तब शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उनके निर्वाचित होने के बाद बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को सीएम पद देना सहयोग के बदले सहयोग। विजय चौधरी जब चौधरी से पूछा गया कि नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद जदयू ने मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो इस पर उन्होंने कहा, भाजपा पुरानी सहयोगी है। उसने 2020 में हमारा समर्थन किया था, जब विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें काफी घट गई थीं। इसलिए तय हुआ कि उनके नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देकर उस सहयोग के बदले सहयोग किया जाए। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब बता दें कि पिछले सप्ताह विजय कुमार चौधरी के अलावा जदयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह पिछले सत्ता समीकरणों का उलटफेर माना जा रहा है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भाजपा नेता सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा उनके उप मुख्यमंत्री थे। चौधरी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजग शासन की लोकलुभावन नीतियों और भ्रष्टाचार से बिहार का खजाना खाली हो रहा है तथा सम्राट चौधरी को कर्ज में डूबी सरकार मिली है। अनंत सिंह ने की थी शराबबंदी को हटाने की मांग। अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने 2 टूक में दिया जवाब। विकास कार्यों के लिए सभी सरकारें कर्ज लेती हैं, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। विकास कार्यों के लिए सभी सरकारें कर्ज लेती हैं। कर्ज को लेकर घबराने की कोई वजह नहीं है। हमारे विरोधियों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे, तब राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना भी एक चुनौती बन गया था। सौभाग्य से अब ऐसी स्थिति नहीं है। उप मुख्यमंत्री का यह संकेत राष्ट्रीय जनता दल राजद की ओर था, जिसकी सरकार 2005 तक बिहार में रही थी। निशांत कुमार जेडीयू के सक्रिय नेता, विजय कुमार चौधरी विपक्ष की ओर से निशांत कुमार की 3 मई से शुरू होने वाली यात्रा को जदयू बचाओ यात्रा बताए जाने के आरोप पर चौधरी ने कहा, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जदयू की यात्रा का क्या मतलब होता है और वे ऐसी यात्राओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, निशांत जी सक्रिय नेता हैं और उनका बिहार दौरे पर निकलना स्वाभाविक है। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर क्या बोले विजय चौधरी? राज्य में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करने वाले गठबंधन और पार्टी विधायकों के बयानों से भी उन्होंने सरकार को अलग रखा। चौधरी ने कहा, व्यक्तिगत हैसियत से की गई टिप्पणियां जरूरी नहीं, पार्टी या सरकार की राय हों। राजनीतिक नेता, पार्टी और सरकार 3 अलग-अलग इकाइयां हैं।